हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, भारतीय भवन बुक से हम लोग बना रहे हैं। मालूम है आपको, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का जो 5 दिया गया है, आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर दो फिगर दिए गए, यानी कि दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका इस फिगर का है, और क्वेश्चन नंबर बी है जो ये आपका फिगर दिया गया है इस तरह से। तो यहाँ पर एक्स और वाई का मान बता दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्स और वाई का मान आपको आया कि नहीं आया, किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 50 दिया गया है, पहले 50 दिया गया है, और ये आपका 3 पैरेलल लाइन है, और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो तीनों को काट रही है। तो समांतर तो होना ही होना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 50 दिया गया है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो x y यहाँ पर आप मान निकालिएगा। तो ये दोनों जो आपको एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल आपका क्या दिख रहा है, इंटीरियर एंगल दिख रहा है। देखिए ये आपका इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल जब क्या होता है, दोनों जोड़ने पर कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो जब दोनों जोड़ने पर 180 के बराबर होगा, कहने का मतलब है कि x + 50 जो है 180 के बराबर है। x + 50 जो है इंटीरियर एंगल 180 के बराबर होता है। क्यों, इंटीरियर एंगल यहाँ लिख देते हैं इंटीरियर एंगल से। तो इंटीरियर एंगल जो होता है आपका कितना होता है, 180 के बराबर होता है इसका जोड़। तो अभी तो आपका यहाँ पर समांतर होता है। तो यहाँ पर x + 50 + 180, तो x का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा 180 में से जब 50 को घटाइएगा ना, तो कितना आएगा, यहाँ पर 130 आएगा। ठीक है, और जब 130 आ गया x का मान, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 50 है, तो ये भी आपका 50 होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट एंगल से। ये कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से जब ये भी आपका 150 हो गया, आपका 50 हो गया, ये 50 तो ये भी 50, एक लाइन के उधर एक लाइन के इधर, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से 50 हो जाएगा। और ये 50 होगा कि नहीं होगा, देखिए y 50 होगा कि नहीं होगा, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे, और एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि y का मान 50 होगा। y का मान 50 कैसे होगा, y का मान 50 होगा, इसको हम लोग कहेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ये देखिए कोरोस्पोंडिंग एंगल से, कोरेस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल से आपका ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका y का मान जो है 50 कैसे हो गया, y का मान 50 हो गया, कैसे हुआ, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल से बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल आर तो होता है, लेकिन डबल एस नहीं होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल आर होगा, डबल आर होगा। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल से y का मान 50 हो गया। क्यों, क्योंकि एक लाइन का जो है ये आपका बाहर में है, ये लाइन का अंदर में है, तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह से भी बराबर कर सकते हैं, बहुत सारे एंगल होता है यहाँ पर। तो मैंने पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, थ्योरी का वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, बहुत सारे एंगल बता रखा है, उसमें इंटीरियर एंगल भी बता रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, इस तरह से आपको सोल्व कर देना था। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, और इसी तरह से लिख के बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा ज़्यादा। यानी कहने का मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा कर लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से दर्शाया, लेकिन आपको दर्शाना नहीं है, आपको नीचे में लिख देना है कि हाँ y जो है 50 होगा। क्यों होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसमें x a वाला दिया गया है, ये आपका x है, यह आपका मान निकालना है। और ये जो r s t है, ये सब क्या है, इस बिंदु का नाम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये बिंदु का नाम है।
ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। y का मान तो 100 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये आपका 100 है तो ये भी आपका 100 होगा, एक लाइन के उधर एक लाइन के इधर, यानी अल्टरनेट एंगल से। तो y बराबर 100 कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से। चलिए इस बार हम लोग ऊपर नहीं लिख रहे हैं, नीचे जब लिख ही देते हैं तो ऊपर लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। अल्टरनेट एंगल से ये आपका बराबर हो जाएगा। 100 है तो ये भी आपका 100, और जब ये आपका 100 हो गया तो ये भी आपका 100 होगा कि नहीं होगा, ये भी आपका 100 होगा। जब ये आपका 100 है तो ये भी आपका 100 होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये भी आपका 100 हो गया। तो 100 हो गया, और एक लाइन के ऊपर है एक लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सीधी रेखा पे है, सीधी रेखा पे है। ये आपका सीधी रेखा जो आ रहा है नीचे, तो ये आपका सीधी रेखा पे है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री का होता है, दोनों पर जोड़ने पर, यानी कि सीधी रेखा पर जब जोड़ते हैं एंगल जो होता है दोनों 180 के बराबर होता है, यानी कि आधा चांद पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 के बराबर होता है। तो x प्लस 100 बराबर 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका किससे होगा, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से कहेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर लीनियर पेयर से कहेंगे इसको। तो यहाँ पर लीनियर पेयर से कहेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x प्लस 100 बराबर 180। तो x का मान हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 80। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 80 आ गया, और y का मान 100 आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना था, और इसी तरह से बनाइएगा। लेकिन ये आपको नहीं लिखना है, नीचे वाला लिखना है। नीचे वाला आप जरूर दर्शाइएगा, एक किससे बराबर किया है ये जरूरी लिखना है। और एक स्टेप और, यहाँ पर आप इस तरह का लाइन जरूर खींचिएगा। इस तरह से आपको खींचने पर देखिए ये आपका होता है, इसका कहने का मतलब होता है क्या, कि ये जो लाइन हमने खींच दिया एरो की इसको कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आगे भी हम लोग बराबर का साइन, इक्वल साइन देने वाले हैं। तो यहाँ पर इक्वल साइन हमने दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप चाहे तो खींच भी सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो खींच सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आगे भी हमने इक्वल का साइन दे दिया है। तो इस तरह से आपको देने पर यहाँ पर देखिए ये आपको ज़रूरी लिखना है, ये आपका ज़रूरी लिखना है। देखिए यहाँ पर 130 है, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों आपको दर्शाना जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ये आपका नहीं, इस तरह से नहीं लिख देना है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को चलते हैं लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ABC 3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है, इसका हम लोग फिगर बना के डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को नहीं लिख देंगे, बस केवल आपको फिगर बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में होती है, यही भरना है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर A जो है आपका इस तरह से कह रहा है, देखिए किसी भी रेखाखंड पर, रेखाखंड किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट को। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट में 2 अंतर बिंदु होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि लाइन सेगमेंट को आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट, ये आपका आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, यानी कि वो दोनों तरफ से बंद होता है, उसको हम लोग आगे नहीं खींच सकते हैं। उसका निश्चित मान होता है। जैसे ये मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर का है तो 5 रहेगा, 10 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको खींच नहीं सकते हैं, ये दोनों तरफ से बंद है, बंद द्वार कह सकते हैं एक तरह से, समझिए कि। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर खींची गए सभी लंब रेखाएं। तो लंब किसे कहते हैं, देखिए लंब होता है क्या, कि ये आपका नीचे रेखा हुआ और इस पे कोई सीधा गिरा, ऊपर से जब सीधा नीचे की ओर एक लाइन आ जाए, जैसे इस तरह से है, मान के चलिए कि ये आपका बुक है, ये आपका बुक है, और ऊपर से इस तरह से खड़ी हो गया, तो एकदम 90 डिग्री का कोण बनाकर अगर कोई खड़ी हो जाता है, तो यानी कहने का मतलब है कि
आपका क्या हो गया, यहाँ पर लंब कहलाता है। 90 डिग्री का कोण जब बनता है तो वो आपका लंब कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं, इस तरह से बहुत सारे लंब रेखा है, मैंने 4 को यहाँ पर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये आपका लंब रेखा है। ठीक है, यहाँ पर ये लंब रेखा के बात हो रहा है। तो रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब होता है कि ये आपका लाइन बाहर इस तरह से, तो रेखा का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना है कि लंब मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण सब पे बनेगा और यहाँ पर जो है क्या होगा, ये लंब रेखा है। तो आपस में क्या होता है यहाँ पर यही बताना है। मान के चलिए कि इसका नाम मैं ए और इसका नाम बी दे देता हूँ, और इसको सी और इसको डी, इसको ई और इसको एफ, इसको जी और इसको एच, इसको पी और इसको क्यू, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी जो रेखा खींचे हैं रेखा, वो आपका क्या होगा, आपस में समांतर होगी, समांतर होगी। अगर इसी फिगर को आप पलट कर देखते हैं तो ये आपको लगेगा कि ये जो ए बी है ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये जो लंबा लंबा लाइन है इसको अगर पलट देते हैं तो इधर से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये जो ए बी है इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो तिर्यक रेखा, तो ये सब लाइन जो होता है क्या होता है, ये आपका समांतर होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सी डी जो है, सी डी होगा पैरेलल क्या, ई एफ का, और पैरेलल होगा किसका, जी एच का, और पैरेलल होगा पी क्यू का। ये सब का पैरेलल हो गया जी, पैरेलल होगा, यानी कहने का मतलब कि समांतर होगा, समांतर होगी, है ना, समांतर होगी। कैसे समांतर होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो ये सभी लाइन जो है सीधा है, लंब है तो सीधा ही होगा। लंब का मतलब होता है कि सीधा गिरना, सीधा जब कोई आधार पर जब कोई सीधा लाइन गिरता है तो यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, और वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है यानी कि लंब कहलाता है। तो लंब कहलाता है, तो ये सारे के सारे लंब हैं, तो यहाँ पर समांतर होना चाहिए, समांतर होगा। और ये जो ए बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें दिया गया है। इसी फिगर पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी को भी। क्वेश्चन नंबर ए तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर बी को भी देख लेते हैं। इसी फिगर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में, खींची गई रेखा पर, देखिए खींची गई रेखाखंड पर सभी लंब आपस में, देखिए ये सभी लंब जो है आपस में क्या है, यहाँ पर बताना है कोण, कितने कोण पर झुकी रहती है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये आपको झुका हुआ दिख रहा है। झुका हुआ कहने का मतलब है कि इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ये जो लाइन है ये आपका 30 डिग्री पे आके झुक गया, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि तिरछा हो गया। तो ये जो आपका लाइन है ये आपका सीधा है और झुक नहीं रहा है। यहाँ 90 डिग्री कोण जरूर बनता है लेकिन झुक नहीं रहा है। तो झुक नहीं रहा है इसका मतलब कि वहाँ पर 0 डिग्री है। जब कोई लाइन झुके ही नहीं, एकदम सीधा के सीधा खड़ा है, एक को इधर इधर नहीं हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि 0 डिग्री पे है। तो 0 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर जो होगा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। 0 डिग्री पर झुकेगा। और किस पे झुकेगा, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण भी बन सकता है सब पे। तो कह सकते हैं कि हाँ ये लाइन जो है 180 डिग्री पे झुक गया, यानी कहने का मतलब है कि 0 या तो 180 डिग्री पर झुका। यहाँ पर लिख देता है झुकी हुई है ना, झुकी हुई है। तो यहाँ पर आपको यही समझना था कि 0 डिग्री पे कैसे हो गया। तो 0 डिग्री कहने का मतलब है कि ये जो लाइन खड़ा है तो न थोड़ा सा इधर बढ़ रहा है न इधर बढ़ रहा है,
तो यानी कहने का मतलब 0 डिग्री है। अगर पूरा लाइन झुक गया, पूरा लाइन ऊपर से नीचे आ गया, यानी ऊपर से ऐसे करके नीचे आ गया, यानी कि पूरा 180 डिग्री घूम गया। ये सीधा लाइन है और इधर से ऐसे मुड़ा और इधर आ गया, यानी कहने का मतलब पलट गया। तो यहाँ पर पलट गया, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है पलटने पर 180 डिग्री बनेगा, और नहीं पलट रहा है तो 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे है या तो 180 डिग्री पे है। क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है, इसमें अलग से एक फिगर बनेगा जी। देखिए यहाँ पर फिगर बनेगा, क्या बनेगा, यदि एल और एम और पी परपेंडिकुलर टू एल, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर झुकना इधर से लिखा था, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर सवाल जो है एल और एम का पैरेलल है। देखिए ये आपका एल, ये आपका एम, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और कह रहा है कि P जो है एल पर परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस तरह से आया हुआ है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया है, तो इसका नाम P दे दिया गया है। और यहाँ पर बताया नहीं है कि रेखा कि क्या है, तो यहाँ पर हम लोग किरण कह देते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए एक और कह रहा है कि एम पर कौन होना चाहिए, एम पर क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर मान के चलिए कि इस तरह से आया है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो इसका नाम दिया गया है क्यू और इसका नाम क्यू दिया गया है। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एक लाइन एम एल, देखिए एल जो है एम का पैरेलल है, समांतर है। ये आपका क्या है, गिवन है, ये आपका गिवन है, दिया गया है। और यहाँ पर देखिए गिवन है, एल जो है एम का गिवन दिया गया है, पैरेलल है, ये समांतर है। और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है एल पर, जो पी नाम है, और क्यू पर एम पर जो है आपका क्यू नाम है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। कैसे होगा, देखिए अगर ये लाइन को हम लोग बढ़ा दें, अगर ये लाइन को ऊपर बढ़ा दें तो इस तरह से आ जाएगा, और ये लाइन को नीचे बढ़ा दें तो इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से आने के देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा, दोनों एक दूसरे का लाइन जो है बराबर सीधी रेखा पे गमन कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पी लाइन है वो भी आपका एम, आपका क्यू का क्या होगा, क्यू का क्या होगा, क्यू का समांतर होगा। ये आपका समांतर, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समांतर, समांतर होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ही समझना था, दोनों एक दूसरे का क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर लाइन को खींच के आगे बढ़ा देते हैं तो दोनों एक दूसरे का समांतर हो जाएगा। और इस तरह से लाइन बढ़ा सकते हैं जितना बढ़े। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना था कि ये जो लाइन क्या है, समांतर होगी। और क्वेश्चन नंबर 7 में है, पूछ रहा है कि समांतर होने का शर्त बताइए। कौन कौन शर्त है, कम से कम 2 को शर्त लिखिए, यानी कहने का मतलब 2 शर्त बता देना है। तो यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए, समांतर होने के 3-4 शर्त होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और नीचे में ही बना देता हूँ। यहाँ पर बता देता हूँ समांतर होने का क्या है शर्त। समांतर होने का शर्त बहुत होते हैं, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, समांतर होने का शर्त क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं, है ना। समांतर होने का शर्त, है ना। यहाँ पर शर्त लिखें, समांतर होने का शर्त लिखें, यही आपका सवाल है। 2 शर्त लिखना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शर्त लिखेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह से लाइन खींच देते हैं और ये आपका इस तरह से कर देते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए ये आपका एल है, ये आपका एम है, और ये आपका हाँ ए, और इसको हम लोग बी की नाम दे देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर समांतर होने का पहला शर्त होता है क्या,
पहला शर्त होता है, अगर इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4, इसको नाम दे देते हैं 5, इसको नाम दे देते हैं 6, इसको 7 और इसको 8। तो यहाँ पर पहला हम लोग शर्त लिखेंगे क्या, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये आपका पहला शर्त हुआ कि सम ऑफ इट्स, इसके इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। दूसरा शर्त क्या होगा, दूसरा शर्त होता है क्या, ये आपका इंटीरियर एंगल बना था, है ना, इंटीरियर एंगल बना था। ये दोनों आपका इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपका इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर दूसरा शर्त क्या हो सकता है कि एंगल 1 जो है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 6 के बराबर है, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए जी। ठीक है, ये आपका दूसरा शर्त हुआ। तीसरा शर्त हुआ क्या, अल्टरनेट एंगल बराबर होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण इक्वल होना चाहिए और आपका यहाँ पर संगत कोण इक्वल होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। और यहाँ पर इंटीरियर एंगल का समेशन जो होना चाहिए जोड़ने पर आपका क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह आपका मुख्य रूप से 3 ही शर्त होते हैं। 2 शर्त तो यहाँ पर पूछा तो 2 को आपको कोई लिख देना है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि संगत कोण और इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण समान हो और एकांतर कोण समान हो। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल में अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग यहाँ पर लिख सकते हैं अंतःकोण कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यही आपका 3 शर्त होता है। वर्टिकली अपोजिट नहीं होता है। वर्टिकली अपोजिट देखिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट जो होता है वो कहीं भी बन जाएगा, इसके लिए समांतर होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला नीचे, तो क्या ये जो लाइन दिख रहा है इसका लाइन एल नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। तो क्या एल और एम जो है आपका समांतर है, नहीं है। तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट समांतर नहीं होता है, वर्टिकली अपोजिट से समांतर कभी नहीं होता है। और लीनियर पेयर से भी समांतर नहीं है। लीनियर पेयर आपको क्या होता है, एक ही लाइन पे बनता है, एक ही लाइन पे बन जाता है लीनियर पेयर। 2 लाइन पे बनता है, 2 लाइन पे भी बनता है। यहाँ पर 2 लाइन है तो इस पे भी बनेगा, अगर ये काट देगा तो लीनियर पेयर दोनों पे बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ पर लीनियर पेयर से समांतर नहीं होता है, क्योंकि समांतर होने के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन पे भी लीनियर पेयर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है समांतर होने के लिए यहाँ पर 3 ही शर्त मेन मुख्य रूप से काम दे देते हैं। यहाँ पर अंतःकोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होना चाहिए और संगत कोण समान होना चाहिए और एकांतर कोण आपका समान होना चाहिए। यही 3 शर्त होता है। चलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।